रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जो मामला है इसराइल का उसको लेकर या पाकिस्तानी फ़ौज को भिजवाने का जो मामला है उसको लेकर मेरी इत्तला के मुताबिक फजलुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी को कंट्रोल कर लिया गया है। ये जो अभी फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हुई हैं, मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बताया कि इनमें जो असल कहानी है, जो मोहसिन नकवी साहब मिले हैं या उसके बाद बिलावल मिले हैं और जो दीगर मुलाकातें हो रही हैं, इसमें असल कहानी है इसराइल में पाकिस्तानी फ़ौज को भेजे जाने की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उतनी ही इजाज़त मिलेगी जितना एहतजाज उन्होंने इससे पहले किया था। यानी जब ये अमन मुआहिदा हो रहा था तो फजलुर रहमान साहब ने छोटी मोटी टुक टक की थी इसराइल को लेके, हल्का फुल्का वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ते जो रियासत की पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी तय कर लेती है, फजलुर रहमान साहब उसके सहूलतकार बनते हैं। वो एक मजहबी उनका एक तासुर ज़रूर है, वो अपने आप को एक मुजाहिद के तौर पर पेश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एक रवायती सियासतदान है और उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। जमात इस्लामी हम सब पहले ही जानते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अब कोई ताल्लुक नहीं है ऐसी किसी एक्टिविटीज़ से जो रियासत के ख़िलाफ़ जा रही हो या रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रही हो। वो उसके रास्ते में ख़ास तौर पे जब एस्टेब्लिशमेंट कोई फ़ैसला करती है तो जमात इस्लामी हमेशा उस फैसले के लिए सहूलतकारी फराहम करती है। तो जनाब, ये दोनों तो हो गए कंट्रोल। जो दो मजहबी ग्रुप हैं बड़े, यानी फजलुर रहमान साहब का और जमात इस्लामी का, ये दोनों कंट्रोल हो गए। तहरीक लब्बैक को क्रश कर दिया गया। उसके जो दोनों इस वक्त सरबराह हैं, दोनों तो नहीं है, एक सरबराह है, दूसरा उसका भाई है, उन दोनों का पता ही कोई नहीं है किधर गए। ज़्यादा शुबा ये है कि वो एजेंसियों की हिरासत में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो दौड़ गए हैं। अगर तो वो दौड़ गए हैं ना, तो फिर तो उन्होंने बेड़े ही गड़क कर लिया पकड़ के अपनी सारी सियासत का और हमेशा के लिए अपनी शख्सियत का भी। लेकिन इसके इम्कानात कम है। मेरे ख्याल में वो दौड़े नहीं हैं, भागे नहीं होंगे, एजेंसियों के पास होंगे और वक्त आने पे उन्हें सामने लाया जाएगा। बाकी जो मौलवी बच गए हैं पीछे, जो मजहबी लोग बच गए हैं, उनकी तनख्वाहें लगा दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से और उनको पैसा मिलेगा हर महीने। और मौलवियों का जो एक ग्रुप है उसको बुलाकर मरीम नवाज साहिबा ने मुलाकात भी की है, क्योंकि उनके लिए डबल प्रॉब्लम है ना। एक तो अब मौलवियों को राज़ी रखना है, जो कुछ भी पाकिस्तान की रियासत करने जा रही है तो उसके खिलाफ कोई मौलवी इकट्ठे होकर कोई बयानिया ना बना ले या कोई ऐसी बात ना करें। तो नंबर एक तो उनको पैसा वैसा भी लगा दिया है, अब उनको पैसे मिला करेंगे महाना, जो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने काम बहुत पहले शुरू किया था। और दूसरा जो है, सरकारी मौलवियों के ऊपर मेहरबानियाँ शुरू कर दी गई है, जैसा कि मुफ्ती मुनीब हैं, बाकी लोग हैं, इनको बिठा के मरीम नवाज साहिबा यकीन दहानी करवाती रही कि मैं बड़ी मजहबी खातून हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा मजहबी है, हम तो ईद मिलादुन नबी मनाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सुन्नी मौलवी थे ना सारे। तहरीक लब्बैक के साथ जो भी हुआ, ये डबल मिशन है। एक तो ये है कि जो इसराइल के अंदर जो उसके साथ मामला पाकिस्तान करने जा रहा है, उसमें ये मौलवी जरा चुप रहे, मुंह बंद रखे अपना और उतनी बात करें जितनी इनको इजाज़त मिले। नंबर दो ये है कि जो हुआ मुरीद के में सानिया, उसके बाद एक ख़तरा भी मौजूद है ना कि कोई रिएक्शन ही ना आ जाए, कोई उठ के कोई हरकत ही ना कर दे। इनकी सिक्योरिटी भी सारी तब्दील की गई है, स्क्रूटनी की गई है। तो अब इनको महफूज बनाना भी एक बड़ा मिशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो जैसे एक दौर में जनरल बाजुआ मिलाद करवा के खबरें चलवाता था ना कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, जब उसे मुसीबत पड़ गई थी इसी तहरीक लब्बैक के साथ लड़ाई के नतीजे में, तो तहरीक लब्बैक ने कह दिया जी जनरल बाजुआ जो है वो गैर मुस्लिम है, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और कुछ इधर उधर की चीज़ें कह दी। तो ये वैसे कोई फैसला करने वाले होते तो नहीं, लेकिन इन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए। तो उसके बाद जनरल बाजुआ साहब जो है वो मिलाद करवा के खबरें चलवा रहे थे। उन्होंने अपने बारे में कॉलम और अखबारात के अंदर तहरीरें लिखवाई मुख्तलिफ लोगों से कि जनाब मैं तो बड़ा सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ और मैं तो जनाब बड़ा सहीउल अकीदा मुसलमान हूँ। तो ये सारी चीज़ें जनरल बाजुआ बेचारा कर रहा था। अब ये मरीम नवाज के गले पड़ गया वही सारा कुछ के मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने जो कुछ मुबैना तौर पे किया। अब ये एक खौफ में है कि पाकिस्तान में जो अवामी अक्सरियत है वो सुन्नी मुसलमानों की है और उन्हीं के उलमा इकराम ज़्यादा बड़ी तादाद में है। अब जो कुछ हुआ वहाँ मुरीद के में, उसके बाद सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है और बदकिस्मती से खौफनाक खबरें आने के बावजूद पूरे मुल्क में कोई एक आवाज़ भी अभी तक नहीं उठ सकी। मरीम नवाज ने मौलवियों को दीन पढ़ाया, उसने दीन की बहुत सारी बातें की, बल्कि वो दबे लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ पे और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो करती रही, तनकीद भी करती रही। और वो ये कहती थी जी ये हथियार बना लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं और शिद्दत पसंदी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शिद्दत पसंदी क्या होती है। ये चंद अखबारात की कटिंग्स हैं, इनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शिद्दत पसंदी इस मुल्क में PMLN ने कितनी ज़्यादा फैलाई है। ये ज़रा एक अखबार देखें, ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। IGI पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया बचाओ की जंग लड़ रहा है।
24 और 27 अक्टूबर को अवाम बदकिरदारों को मुल्क से निकलने पर मजबूर कर देंगे, शाहिद खकान अब्बासी। अब ये इस किस्म की खबरें उस दौर में अखबारात में लगवाई जाती थी। नवाज शरीफ की बातें सुने आप। 24 अक्टूबर मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्लत का दिन होगा। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तहरीक इस तरह चलाया करते थे कि खुद को कहते थे कि हम हुब्बे रसूल के अंदर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो मेरे मुखालिफिन है ये गुस्ताखान रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है। मजहब का इतना बड़ा हथियार नवाज शरीफ खुद इस्तेमाल करता था। IGI की कामयाबी के लिए खाना काबा में दुआएं हुई हैं और बेनज़ीर की कामयाबी के लिए इसराइल और अमेरिका में दुआएं मांगी जा रही हैं। सलमान रुश्दी ने बेनज़ीर को वोट देने का कहा। ये खबरें जनाब नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ के नाम से छपी हुई हैं अखबारात के अंदर, और जंग अखबार में छपी हुई हैं। तकबीर अखबार को देखें, भुट्टो खानदान के खिलाफ भयानक जराइम की चार्ज शीट, अवाम की अदालत में अवाम का मुकदमा यौम हिसाब सर पर आन पहुंचा। अब जनाब वो कह रहे हैं जी उनका दादा जो है उसने नेहरू को जूनागढ़ पर फौज कुशी की दावत दी। बाप जो है यानी जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था ना, बाप यानी जुल्फिकार अली भुट्टो उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जमहूरियत के नाम पर बदतरीन फस्तायत मुसल्लत की। फिर मां यानी जो बेनज़ीर की मां है, मां ने पाकिस्तान के एटमी राज इसराइल और अमरीकी यहूदियों को पहुंचाए, मुल्क की फौजी और इक्तसादी इमदाद बंद करवाई। बेटी यानी बेनज़ीर भुट्टो यहूदो हुनूद की एजेंट बनी, कुरान और कवानीन शरीयत का मजाक उड़ाया और मुजाहिदीन कश्मीर और अफगानिस्तान से गद्दारी की। ये नवाज शरीफ के कारनामे बता रहा हूं मैं आपको। नून लीग के भाई, जो भाई था बेनज़ीर का एक भाई, उसके बारे में लिखा, दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फिकार बनाई, सदर ज़ियाउल हक शहीद के तैयारे को तबाह किया, हजारों को कत्ल और सैकड़ों को अगवा किया। शौहर आसिफ अली जरदारी सरकारी खजाने से अरबों रुपए लूटे, मिस्टर 10% का बैनुल अक़वामी खिताब पाया। सुसर ठेकों और पट्टों और रिश्वतों की रकम से यूरोप में अरबों की जायदादें बनाई। ये जनाब नवाज शरीफ साहब जब मदद कार्ड इस्तेमाल किया करते थे तब ये जायज़ हुआ करता था। एक और जरा आप देखें, 20 माह की अंधेर नगरी में भारत के यार, इसराइल के वफादार, पीपल्स पार्टी के गमख्वार, वाशिंगटन में बेनज़ीर भुट्टो के लिए लॉबी करने वाला मार्क सीगल कौन है? यहूदी। ये नवाज शरीफ साहब छुपवा रहे हैं। मेरा वोट पाकिस्तान में होता बेनज़ीर को देता, सलमान रुश्दी। ये नवाज शरीफ साहब छुपवा रहे हैं खबरें। पीपल्स पार्टी की हमायत में अमरीकी इमदाद बंद कराने की धमकी देने वाला कांग्रेसमैन स्टीफन सोलार्स यहूदी, यानी ये इस तरीके से यहूदी कार्ड बेनज़ीर के खिलाफ भी इस्तेमाल करते थे। अभी हाल ही में इन्होंने ये सारे कार्ड इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।